नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। क्यों थमी हुई हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और सीज फायर खत्म होने की घड़ी नजदीक आती जा रही है। क्या 22 अप्रैल की सुबह शांति का सूरज उगेगा या फिर दुनिया एक भीषण युद्ध की आग में झुलस जाएगी? ईरान और अमेरिका के बीच 8 अप्रैल से जारी सीज फायर खत्म होने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी साफ है, समझौता करो या बमबारी के लिए तैयार रहो। तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने डेलीगेशन को हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डेलीगेशन शांति के लिए जा रहा है या सिर्फ जंग की तैयारी के लिए वक्त खरीदने। ईरान के अंदर IRGC का दबाव है, अमेरिका के पास प्रतिबंधों का चाबुक है और बीच में खड़े हैं पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट जैसे देश जो पर्दे के पीछे की कूटनीति से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो साफ है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन इस ग्लोबल संकट के बीच भारत ने वो कर दिखाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई, बीमा कंपनियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। सोचा था कि भारत की सप्लाई चेन तोड़ देगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। भारत ने संकट में अवसर तलाशा। डीजी शिपिंग ने रूसी तेल लाने वाले जहाजों के लिए इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 11 कर दी है। गॉजप्रॉम और रोसगोस स्टॉक जैसी कंपनियों को 2027 और 2030 तक की मंजूरी देकर भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि देश हित सर्वोपरि है, पाबंदियां किनारे नहीं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में चीन और रूस भी ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा मैसेज भी है। भारत ने सिर्फ बीमा कंपनियों की ही कंपनियां नहीं बढ़ाई, बल्कि रूस के साथ रूबल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया है ताकि डॉलर के उतार चढ़ाव का तेल की कीमतों पर असर ना पड़े। तो वहीं ट्रंप प्रशासन की ओर से संकेत है कि अगर ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को 48 घंटे के अंदर फ्रीज नहीं करता तो फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत एक्शन मोड में आ सकते हैं। तो चलिए सवाल सुलगते हुए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए रुक करते हैं अपने खास मेहमानों का परिचय करवाती हूँ, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा सर, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, आपका बहुत स्वागत सर राष्ट्र टीवी पर। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, विदेश मामलों के आप जानकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। कैप्टन साहब, भारत ने इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 11 कर दी है। क्या यह अमेरिका की पाबंदियों के मुंह पर करारा तमाचा नहीं है? नहीं, ये बहुत आवश्यक था। अमेरिकी सिस्टम जो है, अभी हम लोग उसको एक तरह से दरकिनार करके हम अगर द्विपक्षीय वार्ता के बारे में सोच रहे हैं कि रूस का तेल हमारे पास में आता था या रूस के तेल के ऊपर में पूरे दुनिया ने, खास करके जो जो यूरोपियन के देश हैं, उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। तो भारत ने वहां पे एक रास्ता दिया रूस को, और वो रास्ता मतलब ये ऐसा नहीं था कि कोई विघटनकारी था कि किसी को आप रेड जोन में ढकेल रही हैं। ये ऐसा था कि विन विन सिचुएशन थी। जो जो शिप्स तेल लेके आ रहे थे वो कंसेशनल तेल था। अब रास्ता थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन उस लंबे रास्ते में जो 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 सब्सिडाइज्ड ऑयल थे, क्रूड के कीमत थे, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और जो जो इंश्योरेंस कंपनी थे, आज के दिन में आप जानते हैं कि हॉर्मुज से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस देने से कतराती है उन जहाजों पे, जिसके चलते कि कल या परसों में 2 जहाज वहां से खाली आए बिना क्रूड के। उन्होंने यही समझा कि बीच में अटैक हो जाएगा, फिर सारा तेल हमारा में आग लग जाएगी और बाकी जो डिस्ट्रप्शन होंगी वो होंगी। तो उससे बेहतर है कि तेल लेके जाओ ही नहीं। तो जब एक तरफ में हम इन चीजों से जूझ रहे हैं, वहां पे अगर रशिया से, चाहे वो रशिया के जो भी तेल कंपनी हो, उससे अगर हमारा अरेंजमेंट अच्छा है, हमें जो जो ट्रांजिट की जो इंश्योरेंस मिल रही है, ट्रांजिट फैसिलिटी मिल रही है, उसके चलते हमारा अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरा होता है इंडिया में, तो क्यों नहीं, और वो भी बिना किसी सुपर पावर को एनॉय किए हुए, मतलब उनको बिना वो किरकिरी दिखाए हुए ये चीजें हो रही। तो ये व्यवस्था जो हमारी चल रही थी, ये यूएस को भी मंजूर था काफी हद तक, और बाकी दुनिया को भी मंजूर था। हालांकि कुछ लोग थे जो कि इससे थोड़े से नाखुश थे, लेकिन वो भारत के रिक्वायरमेंट है, वो भारत के हित में है। तो इंडिया फर्स्ट प्रधानमंत्री मोदी की ये नीति रही है शुरू से। तो उसमें अमेरिका, ट्रंप ने किया है अमेरिका फर्स्ट, भारत ने रखा है अमेरिका फर्स्ट। दोनों अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं, कोई टकराव नहीं है। तो इसलिए मैं इसको वेलकम करता हूँ। पूजा,
बिल्कुल साफ तौर पर कैप्टन साहब, भले ही ट्रंप हमेशा ट्रंप फर्स्ट की नीति अपनाते नजर आए, लेकिन भारत ने बिना किसी मुंह से जवाब देने के वो कर दिखाया, जिसकी कल्पना शायद ट्रंप ने नहीं की होगी, क्योंकि रूस उसी से तेल खरीदने के चक्कर में भारत पर किस तरह से टैरिफ पर टैरिफ वॉर उन्होंने किया था, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन भारत भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये साफ तौर पर इस एक्शन ने जवाब ट्रंप को दे ही दिया होगा। और ट्रंप को समझ भी जाना चाहिए कि जितना वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, भारत को पाक समझने की कोशिश ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय पर बना हुआ है उसका रुख कर लेते हैं। ललन साहब, ट्रंप बमबारी की धमकी दे रहे हैं और ईरान अमेरिका के खिलाफ अविश्वास की बात लगातार करता जा रहा है। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना की स्थिति में ईरान अभी बना हुआ है। इसीलिए अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या ये शांति वार्ता होगी, क्या सीज फायर आगे बढ़ाया जाएगा, क्या ये 48 घंटे की वार्ता सिर्फ एक डिप्लोमेटिक आई वॉश है या वाकई कोई ठोस डील टेबल पर है। देखिए, डिप्लोमेसी में आप एक बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो इस तरह की वार्तालाप होती है उसका नतीजा कोई एक मीटिंग में निकल जाए तो बड़ा मुश्किल है। वो तो बड़ी अच्छी बात है अगर एक दो मीटिंग में निकल जाए। मीटिंग्स तो होनी चाहिए और इससे कुछ न कुछ बात आगे बढ़ती रहती है। देखिए, पहली जो मीटिंग हुई तो उसका कुछ असर तो हुआ, 2-4 दिन जो भी खुल गया उसमें बहुत से जहाज पास हो गए। अब ये जो मीटिंग फिर हुई है तो इसमें भी फिर अमेरिका को इसको थोड़ा देर टाइम देगा। और इस युद्ध में हम जैसे देख रहे हैं शुरू से कि दोनों पक्ष टाइम चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कुछ टाइम मिलता रहे और अमेरिका भी चाहता है। अमेरिका को अपने सैनिक लाने के लिए और अपनी जो वार इक्विपमेंट्स है और नेवी है सबको लाने में इतनी दूर से उनको भी टाइम लगता है। और फिर सबका स्टॉक कम हो रहा है, अमेरिका का भी स्टॉक खत्म हो रहा है और ईरान का भी खत्म हो रहा है, जो उनके मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, सब है। हालांकि अभी ईरान के पास काफ़ी मिसाइल और ड्रोन है जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, और अमेरिका के पास भी है, लेकिन अमेरिका के पास भी कम है। जो रिपोर्टें आ रही हैं काफ़ी स्टॉक डिप्लीट हो चुका है, तो उनको भी टाइम चाहिए। तो ये लड़ाई तो अभी कोई निर्णय पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है एक दो मीटिंग में। लेकिन ललन साहब, अगर दोनों को ही समय चाहिए तो ऐसे कैसे सामंजस्य बनेगा जब लगातार फायरिंग होती ही जा रही। हार्मुज पर हमने देखा कि हाल ही में अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया जहां पर ईरानी जहाजों को कब्जा करने की बात कही गई है। तो एक और लगातार अगर समुद्र में फायरिंग चल रही है, ईरान और अमेरिका टस से मस नहीं होना चाह रहे हैं, फायरिंग की स्थिति बनी हुई है, इस बीच में समय कैसे मिलेगा? किसी न किसी एक स्थिति तक पहुंचने के लिए थोड़े समय के लिए ही सही किसी एक बात पर तो सहमति बननी चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि जो फायरिंग हो रही है हाँ। वो इस बात का इंडिकेशन है कि दोनों पक्ष अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि लड़ाई बंद हो जाए। अगर इस बात के लिए तैयार होते तो अमेरिका इस तरह की शर्तें नहीं रखता और ईरान भी अपनी उस पर अड़ा नहीं होता। तो अगर उन्होंने, जैसे ईरान ने पहले कहा था कि हम 5 साल तक परमाणु बम नहीं बनाएंगे, तो उस पर कुछ थोड़ा ईरान नीचे आया, क्योंकि पहले तो ईरान जिद पर था कि नहीं हम बनाएंगे 5 साल के लिए, फिर मोरिटोरियम किया उन्होंने। और अमेरिका चाहता है कि 20 साल का मोरिटोरियम हो, तो हो सकता है वो 5 साल की जगह 10 साल पर तैयार हो, तो ये वार्तालाप से ही बात बनेगी। अच्छा, दोनों पक्ष एक दूसरे को एक दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास काफी औजार हैं और काफी हमारी जो सेना हमारी तैयार है और हम लड़ने के लिए तैयार है। तो वो कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है और दोनों राष्ट्रों का अहम है। अब देखिए लड़ाई क्या है, एक राष्ट्रपति ट्रंप के का जो अहम है कि नहीं, हम दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा देश है और हम सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली देश है और हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। उधर ईरान भी स्वाभिमानी देश है, वो कहता है कि हमारे जब तक हमारी शक्ति है हम अपने लिए लड़ते रहेंगे, अपने देश के लिए, अपने तेल की रक्षा करने के लिए, अपनी इकानमी के लिए, अपने लोगों के लिए। तो दोनों पक्ष इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं है इस लड़ाई में, और ये युद्ध अभी चलता रहेगा, ऐसे ही वार्तालाप होती रहेगी। इसी में कोई न कोई रास्ता तो निकलना चाहिए। बाकी जो ट्रम्प के बारे में जो बहुत मशहूर है और आप सब जानते हैं कि ट्रम्प के अंदर मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। अमेरिका के लोग भी नहीं जानते और अमेरिका के बड़े बड़े राजनीतिक भी कोई प्रेडिक्शन करने से अभी कतराते हैं ट्रम्प के बारे में। वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं,
कुछ कहते हैं और कर देते हैं कुछ और, सेना को कुछ और ऑर्डर दे देते हैं, सेना की इच्छा के खिलाफ भी काम करते हैं, और अपने जो उनके सीनेटर्स हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो ट्रम्प बिल्कुल एक तरह से डिक्टेटरशिप उनकी है इस समय अमेरिका में, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक देश जो अपने आप को दुनिया का डेमोक्रेटिक कंट्रीज का लीडर समझता था और दुनिया भी मानती थी कुछ हद तक, वहाँ का राष्ट्रपति आज ऐसा है कि जो एक डिक्टेटोरियल रेजिम जैसा हो गया है, और वो जो चाहता है वो कभी कहता है ग्रीनलैंड ले लेंगे, अभी वो मलक्का पर भी धमकी दे रहा है। यानी कि वो और जो कहता है इंडोनेशिया से ट्रम्प की समझौता कथनी और किया है। करनी में लल्लन साहब साफ तौर पर फर्क है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। यही कारण है कि कमला हैरिस पॉलिटिशियन, उन्होंने खुद कहा कि आज तक अमेरिका में ऐसा नाकाम राष्ट्रपति कभी नहीं रहा है जिस तरह से ट्रम्प कर रहे हैं। और यही कारण है कि ईरान, चलो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन वाली बात हुई, पहले उसने मना किया कि वो बिल्कुल सहमति नहीं जताएगा परमाणु नहीं बनाने को लेकर, लेकिन 5 साल के लिए वो राजी हुए। लेकिन ट्रम्प जो है वो बात पे अड़े हुए हैं कि 20 साल तक आपको नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, आप झुकने को तैयार नहीं है। तो मेरी लाठी मेरी भैंस, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है, अगर 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होता है और फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत एक्शन मोड में आते हैं, तो क्या हम ये मान ले कि तीसरे विश्व युद्ध की ये आहट है? पूजा, आपका पिछले वाला सवाल जो था वो $10 मिलियन वर्थ का था। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स हमारे पैनलिस्ट जो हैं ललन जी ने आपको काफ़ी सारा जवाब दिया है। इसमें सिर्फ 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐड करना चाहता था जी। सबसे पहली कि ये जो आपने कहा था कि क्या वार्ता सफल होगी या नहीं होगी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में 1979 से वैमनस्यता जो है वो एक्टिव है। तब से अब तक वो कभी आपस में सामने सामने नहीं बैठे हैं। पहली बार बैठे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हालांकि कुछ अचीव इससे नहीं हुआ। दूसरी चीज, ये जो डिप्लोमेसी में हम लोग कहते हैं कि हाथी के दांत दो होते हैं, एक खाने के एक दिखाने के, एकदम सटीक बैठता है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, आंखों के परोक्ष में हमारे क्या हो रहा है, वहां पे गतिविधियां चल रही है, ये कभी सामने में नहीं आता है। और जो सामने में आता है वो उसी का परिणाम होता है कि पर्दे के पीछे क्या हुआ वही आपको सामने में दिखाई देता है। दूसरी जो चीज आपने कही थी कि क्या ये जो 5 साल का मोरेटोरियम है या 20 साल का मोरेटोरियम अमेरिका चाहता है, क्या इसमें परमाणु बम रुकेगा? तो पूजा जी, मैं आपको आपके मार्फत आपके सारे दर्शकों और पूरे विश्व को ये चीज याद दिला दूं कि पाकिस्तान में इसी तरह का एक जो जो ऑब्जेक्शन था लगा हुआ है, और पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब अपनी हासिल की है चोरी छुपे, वो अमेरिकी आंखों के ही सामने में एक प्रेस्लर अमेंडमेंट आया हुआ था 1985 में। माफ कीजिएगा कैप्टन साहब, आपने जो जवाब दिया, मुझे एक सवाल और भी दिमाग में आ गया, मैं चाहूंगी कि इसका भी जवाब आप इसी के साथ देते चलिए। ईरान ने इसी बात को लेकर यहाँ पर पूरे विश्व का जिम्मा उठाते हुए, उन्होंने खुद को हितैषी बनाते हुए यही कहा कि पूरा यूरेनियम हमको दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वही पाकिस्तान जहां पर इस तरह से बम बनाए जा रहे हैं, आतंकवाद पनप रहा है, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में अगर वार्ता सफल होती है तो वो पाकिस्तान जाएंगे मुनीर से मिलने के लिए। जी पूजा, इसी पे मैं आ रहा था जी। तो वो कह रहा था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रेस्लर अमेंडमेंट था, जिसके चलते कि वो बॉम्ब नहीं बना सकता था, एक यूएस की कमीशन थी जो कि इसकी देखरेख करती थी, जिम्मेदारी लेती थी कि हाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, इसलिए उसको ये एड जो है समय समय पे वो दिया जा रहा है। और देखिए, विडंबना ये है कि 1988-89 में ये जो एश्योरेंस मिला था कांग्रेस से, और उसी समय में पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल जो थे, बॉम्ब, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आ गई थी। 1988-89 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे तो सामने विस्फोट तो क्या हुआ हमारे बाद, लेकिन टेक्नोलॉजी उसके पास में बहुत पहले चोरी छुपी आ गई थी। अब दूसरी जो आपने बात कही, देखिए ईरान के ऊपर में आप प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि ईरान के पास में शायद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, नहीं तो आप इतना उसके ऊपर में अटैक नहीं कर पाते। और आज के दिन में जो सबसे बड़ा रेडिकल स्टेट है दुनिया में, पूरे दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना होती है उसका एक तार आके पाकिस्तान से जुड़ता है। उस पाकिस्तान के खिलाफ उसको, पाकिस्तान को अपने एलाय बना रखा है, अपना दोस्त बना रखा है। मुल्ला मुनीर के ऊपर में आप कंधे पे हाथ रख के उसको समझते हैं कि वो आपका पेट है, लेकिन इनके 2 दांत हैं।
आप सतर्क रहिए, अमेरिका सतर्क रहे। उसने अपना दोहरा जो चेहरा है वो अफगानिस्तान में दिखा चुका है कि अमेरिका से वो एड लेता था, तालिबान को अपनी बंदूकें पहुंचाता था और अपने टेररिस्ट भी तालिबान के पास में पहुंचाता था। जब 14 अगस्त को और 15 अगस्त 2021 को जब खदेड़ा गया था अमेरिकी फोर्सेस में, ऐसा माना जाता था उस दिन तालिबान के साथ में पाकिस्तान के लगभग 20 से 25 हजार टेररिस्ट साथ में काम कर रहे थे। तो पाकिस्तान की ये दोहरी नीति जो रही है हमेशा से रही है। आई एम श्योर अमेरिका भी इसके लिए अवेयर होगा। और जो आपने अभी कहा है कि ये जो न्यूक्लियर जो जो प्रोसेस यूरेनियम है, तो सवाल उठता है कि क्या प्रोसेस यूरेनियम है। आज ही वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है कि इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर ईरान to get those processed uranium because it is under the debris of billions of tons of rocks। मतलब जो बॉम्ब हुआ था पिछले इस साल में, तो उस बॉम्ब के नीचे में ये जो यूरेनियम उनका था वो दब गया, तो इसलिए ये किसी काम का नहीं होगा, वो डस्ट किसी काम का नहीं होगा। तो अमेरिका जानता है कि किस तरह से वो अपना नैरेटिव बना के वहां से बाहर निकले, अगर नैरेटिव बनाने पे वो आया। अब आपका मूल सवाल मैं बताता हूं। देखिए, जो पाकिस्तान और यूएस का मामला है, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि यूएस कांग्रेस ने अभी हाल ही में ये प्रस्ताव लाया है कि पाकिस्तान के ऊपर में आप विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। खास करके मुल्ला मुनीर जो 3 दिन ईरान में बिता के गए थे, उस 3 दिन में से 2.5 दिन उसने आईआरजीसी के साथ में बिताया हुआ है। और ये मानी हुई बात है कि मुल्ला मुनीर का आईआरजीसी से बहुत डीप लिंक है, और वो भी इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर में। तो ये सब चीज मान के चलिए, तो आप यूएस भी जानता है। ये माने कैप्टन साहब की मुखबिरी करने गए थे पाकिस्तान अमेरिका के लिए। बिल्कुल मुखबिरी करने गए थे और चुगली भी करने गए थे। उससे पहले भारत का और ईरान का बड़ा अच्छा संबंध था। और जब ये मुल्ला मुनीर जब चुगली करके आए हैं वहां से, शायद उन्होंने अपना इस्लामिक कार्ड खेला होगा भारत के खिलाफ, तब ये जो अभी फायरिंग हुई है, परसों जो फायरिंग हुई थी भारतीय शिप पे, ये पहली बार हुआ है। जब सबसे तेज युद्ध चल रही थी, जब भीषण युद्ध चल रही थी, तब तक किसी ने भारतीय जहाज पे एक भी गोली नहीं चलाई थी। अब आज के दिन में जब सीज फायर चल रहा था, सो कॉल्ड सीज फायर, तब पाकिस्तान के जो ईरान के जो आईआरजीसी के छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो बोट पे होते हैं, उन्होंने मशीन गन से हमारे शिप के ऊपर में गोली चलाई थी। तो इसके इन बिटवीन द लाइंस जो पढ़ने वाले होते हैं, ललन जी हमसे बिल्कुल एग्री करेंगे, आखिर हुआ क्या होगा जिसके चलते कि ये उन्होंने फायरिंग की है। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो ये भी बता दूं कि ये जो गतिविधि वहां पे चल रही है, ये गतिविधि बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, क्योंकि पूरा विश्व समझता है एक तो पाकिस्तान इज नॉट द आइडियल केस फॉर दिस मेडिशन। और दूसरा, अभी जो कल जो वार्ता नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान को जो स्पेड वर्क करना चाहिए था, दृश्य के पर्दे के पीछे जो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था, वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया। उसने अमेरिका को बुला लिया कि आप मंडे को आ जाइए वार्ता के लिए, लेकिन ईरान उससे सहमत नहीं था। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वर्स्ट कोऑर्डिनेशन, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल साफ तौर पर बहुत दिन चलने वाला नहीं है। एक और चीज लास्ट में बता दूं कि संकेत ऑलरेडी आ चुके हैं कि अमेरिका और ईरान की वार्ता किसी ऐसे कंट्री में हो जिसका प्रभाव दोनों के ऊपर में हो, जिसमें वो कंट्री दोनों को कंसेशन देने के लिए कहे, एक मिड पाथ पर आने के लिए। संकेत है या तो चाइना या रशिया या कोई और कंट्री। तो ये सब संकेत ऑलरेडी आ रहे हैं। तो इसलिए ये मान के चलिए कि जो भी कुछ अचीव हो रहा है ये प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन ये डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी धीरे धीरे काम करेगी। मैं बिल्कुल ललन से सहमत हूं कि इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर एक भी कदम आप पीस की तरफ में ले आए तो दैट्स अ वेलकम। पूजा बिल्कुल और साफ तौर पर, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, इस्लामाबाद एक ऐसी कंट्री जो बुलाती ईरान को है और बलूचिस्तान में हमले जो हुए उसके आरोप भी ईरान पर ही लगाती है, लेकिन ये समझ से परे कि अमेरिका आखिर बार बार इस्लामाबाद पर ही फोकस क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बात अगर पाकिस्तान की हो रही है, ईरान की हो रही है ललन साहब, तो एक बड़ा सवाल ये भी है, हमने पाकिस्तान में देखा किस तरह से पॉलिटिक्स होती है। प्रधानमंत्री केवल डेमो है,
ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुनीर वहां की सत्ता चलाते हैं। और कुछ इसी तरह का नजारा ईरान के अंदर भी है। IRGC का भारी दबाव देखने को मिलता है। तो क्या सुप्रीम लीडर खामेनेई के पास इतना साहस है कि वो ट्रंप की शर्तों पर झुके, या फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके दुनिया की इकोनॉमी को बंधक बनाएंगे? देखिए, एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि अधिकांश मुस्लिम देश, सभी नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन अधिकांश मुस्लिम देशों में डेमोक्रेसी नहीं चल पाती। वहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही चल पाती। और पाकिस्तान उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। पाकिस्तान तो शुरू से ही आपने देखा है बिल्कुल। कि वो इलेक्शंस होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, जो मिलिट्री का आदमी होता है वही फील्ड मार्शल हो गया, कुछ हो गया, उसके बाद वो उनको सत्ता से हटा देगा, फिर कुछ भी करेगा। और कुछ और प्रधानमंत्री को जेल में मुनीर भी की भी सड़ाया वही जो जाता नीति है, जो पिछले लोगों की सबकी नीति थी। जी। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है नहीं। और इस वक्त जो वहाँ के प्रधानमंत्री हो तो नाम के प्रधानमंत्री हैं। अब जब अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात न करके फील्ड मार्शल से बात कर रहा है, तो पावर किसके हाथ में है, ये बात आप देख लें। जी। और फिर पाकिस्तान को जो अमेरिका हिस्सा इतनी दे रहा है, वही पाकिस्तान जिसके आतंकवादियों ने अमेरिका पर कितने बार हमले कर चुके हैं। सारी दुनिया में पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े जाते हैं हमले करते हुए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश दुनिया को। और दुनिया में पाकिस्तान एक आतंकवादी देश के नाम से जाना जाता है। बावजूद इसके अगर ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के ऊपर अपने हाथ रख रहे हैं, तो इसका एनालिसिस तो झा साहब ने बड़े अच्छे ढंग से कर दिया है। ये तो इस वक्त तो उनकी भी एक मजबूरी है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और ईरान के अंदर घुसपैठ करके बातचीत करके और वो कुछ इंफॉर्मेशन इनको देता है, और उसके बदले में जो पाकिस्तान दलाल जैसे जो दलाल आमतौर से इससे काम करते हैं, तो वो जो ईरान की गुप्त चीजें हैं वो हो सकता है अमेरिका को भी कुछ पता हो, और अमेरिका की गुप्त चीजें जो मुनीर को पता लगेंगी या क्या ट्रम्प साहब क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, तो वो उसको पर्दे के पीछे बताता है ईरान को। तो वो दोनों तरफ से दलाली खा रहे हैं, पैसे भी उसको मिल रहे हैं, अमेरिका भी खूब डॉलर दे रहा है उनको, और ईरान से भी पैसे मिल रहे होंगे। जो भी हो उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ईरान से भी बेनिफिट तो मिलता। ऐसे भी भूखे मरने की नौबत आ गई है। जिसके सामने कटोरा लेके जाए, जहां से कुछ पैसे मिल जाए, वो स्थिति तो पाकिस्तान की बनी हुई है अभी। वो तो जाहिर है। अब देखिए, UAE का जो कर्जा था उसको निपटाने के लिए उन्होंने सऊदी अरब से कर्जा ले लिया। तो वो एक तरफ से कर्ज लेते हैं, दूसरी तरफ से देते हैं, और ये उनकी इकानमी की जो हालत आप देख रहे हैं, रोज जो न्यूज आता है कि वो खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, और सारी दुनिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है, बड़े बड़े प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, और वो गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के चाइना के साथ समझौता हुआ है गधे एक्सपोर्ट करने के लिए। तो एक देश जो अपने आप को इस तरह से नीचे गिरा चुका है, और जहाँ के राजनेता अपने देश के लोगों के साथ ही खिलवाड़ करें, तो उनसे आप कोई सकारात्मक चीज या कोई ऐसी बात नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। तो वो तो एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं, इधर से समाचार उधर, उधर समाचार इधर, और बीच में और क्या वो और गुल खिला रहे हैं, वो अमेरिका भी समझ रहा होगा और ईरान भी समझ रहा हो। लेकिन चूंकि ट्रम्प साहब ने अभी उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, इसलिए अभी ईरान भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो भी इस्लामिक कंट्री है। तो इनके अपने आपस की जो साठगांठ है वो दोनों की ऐसी बनी हुई है। तो ये जो समस्या है बहुत उलझी हुई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और कोई बहुत साधारण बात नहीं है कि उन्होंने क्यों मुनीर को के सर पर हाथ रख दिया या क्यों ऐसा किया। तो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, ईरान का अपना इंटरेस्ट है, और दोनों मुनीर को पाल रहे हैं इस समय, उसको सह दे रहे हैं ताकि बात कुछ आगे बढ़े। और इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा पूजा, अपने ललन जी ने बड़ा अच्छा कहा, अगर आप परमिशन दे तो। नहीं बिल्कुल सर। मुल्ला मुनीर के ऊपर में जो सिर पे जो हाथ रखा है या कंधे पे हाथ रखा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण और है। याद कीजिए, जब मुल्ला मुनीर वहां पे गए थे, एक समझौता, एक एग्रीमेंट साइन किया था, और वो एग्रीमेंट था पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसका खोदन करने के लिए, उसका एक्सकवेशन करने के लिए। अब देखिए, अमेरिका का कहां पे ध्यान है।
अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए नहीं लाइक करता है कि वो उसके ऊपर में विश्वास कर सके। वहां से वो क्या निकाल सकता है, रेयर अर्थ एनिमल बहुत बड़ी, मिनरल बहुत बड़ी चीज होती है। जी। और उसको चाइना के बाद पाकिस्तान के पास ही जो जो बलूचिस्तान में है, वहीं पे उसका एक बहुत बड़ा मतलब काफी हाई कंसंट्रेशन है उस अर्थ, रेयर अर्थ मिनरल्स के। तो ये चीज वहां से पाकिस्तान से वो निकालने वाला है, इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर में हाथ रख रहा है। और इसीलिए अभी गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, हॉर्मुज स्ट्रेट से उसको कैसे निकलना है, कौन सा एक्सक्यूज बनाए, ये बात जो चीज चल रही है, ये जो सो जी। कॉल्ड डिप्लोमेसी चल रही है, ये अमेरिका ने ही कहा है पाकिस्तान को कि तुम ये करो, तुमको क्या करना है। आपने देखा उसने ड्राफ्ट जी। तक भेज दिए हैं कि जी। तुमको क्या ट्वीट करना है, तुमको क्या बोलना है, तुमको क्या करना है, एक एक चीज लिख के उसको दी है कि तुमको और एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं बिना पढ़े लिखे पाकिस्तान वाले। बहरहाल समय का अभाव ऐसा, लेकिन एक फाइनल क्लोजर आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों से क्या लगता है बिल्कुल फटाफट कि शांति वार्ता को लेकर क्या बात बनेगी, 48 घंटे बाद क्या हो सकता है, क्या लगता है ललन साहब? देखिए, वार्ता में मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई तुरंत फैसला हो जाएगा, जी। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, जी। क्योंकि आप दोनों जी। कंट्रीज की मजबूरी है। जी, आप क्या मानते दोनों हैं ही, कैप्टन साहब? अमेरिका का जो टांग फंसा हुआ है, जी। वो ट्रम्प किसी जर से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं। जी। जी बात बिल्कुल। दरअसल ये है, और ईरान उनको अभी ऑनरेबल एग्जिट देने को तैयार नहीं है। जी। अगर ईरान आज तैयार हो जाए ऑनरेबल एग्जिट देने के लिए, तो अमेरिका कल हट जाए। लेकिन ईरान का कि अपनी भी जिद है, और बहुत दिनों से, जैसा जहाँ साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन बिल्कुल, किया, और ये वही तो जिद करो दुनिया 20 साल बदलो से के, झगड़ा चल रहा जिद है। करो दुनिया बदलो तो के स्लोगन पर ये बढ़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपको बीच में ही रोक रही हूँ। कैप्टन साहब, आप फटाफट बता दीजिए, आपको क्या लगता है? वार्ता होगी। जी। अमेरिकन डेलीगेट्स आ रहे हैं। जी। अभी तक ईरान ने एग्री नहीं किया है, लेकिन ईरान भी अपनी डेलीगेट भेजेगा। हो सकता है कि लोअर लेवल के डेलीगेट भेजें, हो सकता है कि अपने एम्बेसडर को उसको अटेंड करने के लिए कहें, अमेरिका को चढ़ाने के लिए। लेकिन वार्ता होगी, क्योंकि इस चलिए। वार्ता से फायदा ईरान को भी होने वाला है। दूसरी, जी। जो ईरान की जो स्थिति है और जो अमेरिका की स्थिति है, अमेरिका वहां से किसी भी तरह से निकलना चाहता है। वो अपना एक 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 जरिया चाहता है कि कोई इसको एक्सक्यूज मिल जाए वहां से निकालने का, जो कि निकलने नहीं दे रहा है आज के दिन में जी। रूस और रशिया मिलके। जी। तो विश देम ऑल द बेस्ट कि उनको थोड़ी सी भी अगर सक्सेस मिले तो सक्सेस मिले, ये सबों के फायदे की होगी। पूजा जी। चलिए, बिल्कुल, चर्चा में शामिल होकर अपना कीमती वक्त हमसे साझा किया, तमाम जानकारी साझा की, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। कल होने वाली वार्ता पर, अब वो वार्ता कल होगी या आज होगी, इस पर भी अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि सीज फायर का जो दिन है वो अपने चरम पर है। उसके बाद आगे क्या कुछ नतीजा निकलने वाला है, क्या कुछ असर पूरे देश पर इसका पड़ने वाला है, इस पर नजरें बने रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। कल फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप सभी से रूबरू होंगे, तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।